नमस्कार साथियों, आज 20 मार्च को मैट्रिक परीक्षा की सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान परीक्षा हुई थी। तो इसका जो है सो देखिए, ये आप लोग जल्द से जल्द मिला लें कि आप लोग को 40 प्रश्न में कितना सही किए और कमेंट करके बताइएगा कि 40 प्रश्न में आपको कितना सही हुआ। तो आज मैं विश्लेषण नहीं करता हूँ, फटाफट आता हूँ एक नंबर से कि आप लोगों ने क्या सही किया है। एक नंबर का प्रश्न देखिए, पूछता है 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रवाद। 3 नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 में। ये पिछले साल भी पूछा था। इसको आप लोग सोचेगा 1789 में नहीं, फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 में। अब तीसरा नंबर का प्रश्न है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की कोड या नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो उन्होंने क्या किया था, जन्म पे आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था, प्रशासनिक विभाजनों को भी सरल बनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि 40 में से आपका कितना सही हुआ है। चौथा नंबर का प्रश्न है, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है। तो ये गुजरात राज्य में है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी का जन्म भी गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। अब 5वां नंबर है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आए थे। सही उत्तर 3 हो जाएगा। इसके बाद है 6ठा नंबर का प्रश्न कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 आलू। ठीक है दोस्तों, 7वां नंबर का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां, जिसमें से नाथसी जर्मनी, नाथसी जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन कौन से देश है। तो प्रश्न को घुमा दिया है, सीधा सीधा इसमें पूछता कि मित्र राष्ट्र में इनमें कौन कौन से देश शामिल थे। तो इसमें ब्रिटेन भी था, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका था। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। अब 8वां प्रश्न आते हैं, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। उत्पादन की भी, रोजगार भी और आय व्यापार, इसमें गिरावट हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। अब 9वां नंबर प्रश्न आते हैं कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना करना पड़ा था। अब 10वां नंबर का प्रश्न है कि 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो धातु और चीनी नहीं, कपास चीनी नहीं, कपास और पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास और धातु 3। अब 11 नंबर का प्रश्न आते हैं, यहाँ तक देखिए इतिहास से ही प्रश्न पूछ रहा है। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो आप लोगों ने, मैं इसका अपलोड डाला था वीडियो यूट्यूब में, देखे होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 चीन, यानी कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। अब 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता, निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। तो इसमें हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 12 का 1। अब 13 है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। मैंने बार बार आप लोगों को बताया था कि इस 2 में से एक प्रश्न जरूर रहेगा, आखिर है ना। हम बोले थे या तो समाप्यता के आधार पे या तो उत्पत्ति के आधार पे। अगर उत्पत्ति के आधार पे पूछता तो हो जाता जैव और अजैव, लेकिन यहाँ पूछा है समाप्यता के आधार पे। तो मैंने बोला दोनों में से कोई एक प्रश्न रहेगा, चाहे उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं या समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पूछ दिया समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब 14 नंबर प्रश्न है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार की वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। इसका सही भूमंडलीय तापमान, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से क्या होता है, भूमंडलीय तापन भी होता है, ओजोन परत में अवक्षय भी होता है, पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का 4 इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, अब 15 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें इतिहास विषय से सबसे ज्यादा प्रश्न, इसमें से 12 प्रश्न इतिहास से पूछ दिया है। अब 15 नंबर का प्रश्न है कि वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे
पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, सही है। जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है, ये भी सही है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। अब 16 नंबर का प्रश्न है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आरक्षित वन। हम लोग जानते हैं कि भारत जब औपनिवेशिक शासन था भारत में, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा था, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 16 का 2 आरक्षित। अब 17 नंबर का प्रश्न है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, ये भी सही होगा। रसायनों के अधिक प्रयोग से, ये भी होगा। कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, ये भी होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का 4 इनमें से सभी। अब 18 नंबर का प्रश्न आते हैं कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है किस फसल के अंतर्गत आते हैं? खरीफ। हम लोग जानते हैं कि खरीफ धान एक महत्वपूर्ण फसल है, खरीफ फसल। तो मानसून के आने के बाद ही हम लोग धान को लगाते हैं। 19 नंबर का है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो ये राजस्थान हो जाएगा, सही उत्तर 19 का 3। अब 20 नंबर का प्रश्न है कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है? तो इससे जलाकारांतता भी होता है, लवणता भी होता है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। अब 21 नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? लौह अयस्क को महत्वपूर्ण माना जाता है। 21 का सही उत्तर हो जाएगा 2 लौह अयस्क। अब 22वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम। 22 का 1। 23 नंबर का प्रश्न है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो मानव स्वास्थ्य पर भी डालता है, पशुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, पौधों पर भी होता है। सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। अब 24 नंबर का प्रश्न है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यकों के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच, क्योंकि बेल्जियम में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका था? डच का कितना था? 59% था और फ्रेंच का 40% था, यानी कि फ्रेंच अल्पसंख्यक थे वहाँ बेल्जियम में। तो बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 फ्रेंच। अब है 25 नंबर का प्रश्न कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें से किन किन बातों को जोड़ा गया? तो इसमें से सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था, हाँ। सरकारी नौकरी में सिहलियों को प्राथमिकता दी गई, हाँ। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, हाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का 4 इनमें से सभी। अब है 26 नंबर का प्रश्न कि निम्न से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? न्यायपालिका रखता है। संविधान की रक्षा करना भी न्यायपालिका का काम है। सही उत्तर हो जाएगा 3। अब 27 नंबर का प्रश्न है कि पोखरण, जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किया, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में। 27 का सही उत्तर हो जाएगा 1। अब 28 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, किस पे होता है? जन्म पे होता है। 28 का सही उत्तर हो जाएगा 3। 29 नंबर का प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा 29 का 2। अब 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो हम लोग केरल में है, जानते हैं, वहाँ शिक्षा का स्तर भी सबसे ज़्यादा है। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय भी कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 2। 32 नंबर का है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर आधारित है। 32 का 2। मैंने पहले ही बोला आप लोग कि मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आप लोग मिलाइए कि कितना में कितना प्रश्न सही हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके कि कितना में कितना सही हुआ, और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों को लाभ मिले, वो भी मिला ले कि कितना में से कितना सही हुआ। 33 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रक के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, इसलिए 33 का सही उत्तर हो जाएगा 1 तृतीय क्षेत्रक। अब 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती? मुद्रा। हम लोग पैसा से कुछ भी ले सकते हैं, जब पैसा नहीं था तो हम लोग आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को वस्तुओं से पूरा करते, वस्तु विनिमय से करते, लेकिन अभी क्या है, मुद्रा के आ जाने से मुद्रा विनिमय हम लोग करते हैं, यानी कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। अब 35 नंबर का प्रश्न है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस स्थान पर उत्पादन
इकाई स्थापित करती जहाँ बाजार नज़दीक है, ये भी होगा। कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, मतलब सस्ते मजदूर उपलब्ध, ये भी सही होगा। उत्पादन के अन्य कारक, ये भी सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। अब 36 नंबर का प्रश्न है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो यहाँ विदेशी व्यापार सहायक होता है। 36 का सही उत्तर हो जाएगा 2। अब 37 नंबर का प्रश्न बोलता है 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारणों से हुआ? क्योंकि अत्यधिक खाद की कमी हो गई थी, खदानों की जमाखोरी लोग करने लगे थे, उद्योगपति लोग, और खाद्य पदार्थों में, खाद्य तेलों में मिलावट भी करने लगे थे। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। अब 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। 1992 में इसका हुआ था संशोधन। 39 नंबर का प्रश्न है कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित होती है? तो ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित होती है। 39 का सही उत्तर हो जाएगा 3। अब अंतिम प्रश्न 40 का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित समूहों और दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता क्या है? यह सरकार को सजग बनाए रखने में भी सहायक होता है, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना भी काम है दबाव समूहों को। दबाव समूह क्या होता है? राजनीति में सीधे भाग नहीं लेती है, बल्कि राजनीतिक दलों पे राजनीति को प्रभावित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने सामाजिक विज्ञान का आज जो परीक्षा हुई थी उसके बता दिया कि 40 में से आपका कितना जल्दी से मिला लें, और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और कल हिंदी का भी मैं अपलोड कर दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कर। जय हिंद, जय झारखंड।